हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। एक बार बताएं सब कुछ क्लियर है क्या। ऑडियो वीडियो। राखी ने गुड इवनिंग लिखा है। राखी क्लियर है क्या। रवि गुड इवनिंग। अर्जुन गुड इवनिंग। क्लियर है। रवि ने लिख दिया है क्लियर है। राखी ने लिख दिया है क्लियर है। ओके, सभी लोग क्लियर है। बहुत बढ़िया। अर्जुन ने भी लिख दिया क्लियर है। बढ़िया। चलिए, तो भाई आज ये वाली जो बैच है हमारा परफेक्शन बैच, इसमें आज मेरी ये लास्ट क्लास है। और परफेक्शन बैच में हमने कुछ दो तीन टॉपिक जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के छोड़ दिए हैं। उसमें अपने एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम छोड़ रखा है, और सेंस ऑर्गन। ये तीन सिस्टम हमने छोड़े हैं। तो ये तीन सिस्टम छोड़ने का रीज़न ये है कि पुराने बैच में ये सफिशियंट हुए हैं, इनको हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। परफेक्शन बैच जो था वो पुराने बैच का ही सप्लीमेंट बैच है। तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसने सिर्फ परफेक्शन बैच लिया हो तो मुझे एक बार कॉल करके वो बात कर लेना।
ठीक है, तो जो भी होगा मैं पिछले बैच में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी लास्ट क्लास है, लेकिन अभी क्लास आपकी बंद नहीं हुई, ये बैच आपका अभी क्लोज नहीं हुआ है। संजय सर की क्लास लगातार 15 दिन और चलने वाली है, इम्यूनोलॉजी और आपका इस बैच में होने वाला है। इम्यूनोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। हालांकि ये जो बैच था वो 6 महीने के लिए था, लेकिन मैंने पिछली बार जब आपसे क्लास ली तो एक दो स्टूडेंट ने बोला सर इम्यूनोलॉजी और ज़रूरी है, और वाकई में इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और आजकल अब नए पैटर्न में देखें तो इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत बनने लग गए हैं। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी और आपका कवर होगा इस बैच में, और लगभग 15 दिन और आपकी इस बैच की क्लासेस चलने वाली हैं। राखी लिख रही है, क्यों राखी 6 महीने का बैच था, ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था, 15 फरवरी तक ही था, है ना। हालांकि 15 फरवरी से अभी अपन और आगे हो गए हैं, तो जो टॉपिक छूटे थे पुराने बैच में उन टॉपिक को ही कवर किया है इस वाले बैच में। ठीक है, और नया जो फ्रेश बैच होगा वो 1 अप्रैल से अभी प्लानिंग है, मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा जब भी शुरू होगा। तो अभी फिलहाल एकदम मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि थोड़ा सा कितना टाइम लग रहा है, किस तारीख को हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि 1 अप्रैल से हम लोग एक नया बैच शुरू कर देंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें चेंजेस होने वाली हैं। ठीक है, मंजू माइक्रो के पीडीएफ फ्लो चार्ट नहीं आए हैं सर, वीडियो में पढ़ाया था, डायग्राम भी नहीं है। चलो ठीक है मंजू, देखो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी के नोट्स तो आपके अपलोड हो चुके हैं। बैक्टीरियोलॉजी में कहाँ कोई कमी है तो मुझे बता देना, आप सर नोट्स में कौन सी चीज़ छूटी है तो मैं अलग से आपको सेंड कर दूंगा। और बायोलॉजी के नोट्स 2-3 दिन में एडिट करके पीपीटी से मैं उनको वर्ड में कन्वर्ट करके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वो आप प्रिंट कर लेना। ठीक है, और इम्यूनोलॉजी जो अभी स्टार्ट हुई है उसके नोट्स आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेंगे जब इम्यूनोलॉजी एंड हो जाएगी। ठीक है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स फिलहाल आपको इस बैच के नहीं मिल पाएंगे। नया बैच जब चालू होगा तो नए बैच में स्टार्टिंग से ही आपको जितने भी नोट्स हैं वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि सारे नोट्स पहले ही दे दूं और उसके बाद में फिर क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी नए बैच का मैं डिटेल में अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। सर आरआरबी का सिलेबस टॉपिक वाइज बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल काजल, आरआरबी का सिलेबस अपन पूरा बना दूंगा। एक बार पुराने पेपर को भी मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ क्या क्या किस तरह से चलनी चाहिए उसकी क्लास। ठीक है, हाँ बाकी देखो मंजू ने लिखी है, लिख लेंगे, बहुत अच्छे है मंजू, यही होना चाहिए, है ना। और मैं और दिनेश सर तो कई बार बोलते थे और मैं भी कई बार बोलता था, भाई नोट्स बनाने की आप आदत डालो, अपने खुद से लिखे हुए जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं उनसे पढ़ाई करने का एक अलग ही मजा है। और मेमोरी बहुत जल्दी होती है, उनसे जल्दी याद होते हैं वो। अब वो हमारी मजबूरी रहती है, आप लोग प्रेशराइज करते हैं सर हमें नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए, तो फिर अब हम लोगों को लास्ट में जाके नोट्स देना पड़ता है। लेकिन सही पैटर्न जो है वो पढ़ाई का यही है कि आप अपने खुद से नोट्स बनाएं। अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी हम लोग जो नोट्स दे रहे हैं उसके बावजूद भी आप कोशिश किया करो कि एक अलग से एक कॉपी ले लो आप, और उस कॉपी में शॉर्ट नोट्स अलग से लिखते जाओ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट जो है वो मेमोराइज आपको करना है ना, उनको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक कॉन्सेप्ट वाले, दूसरे मेमोराइज करने वाले। और बेसिकली नोट्स में मेमोराइज करने वाले पॉइंट को हमको ज़्यादातर रखना पड़ता है। पुरानी वाली जो क्लासेस में जो शॉर्ट नोट्स थे उनमें ज़्यादातर पॉइंट मैंने मेमोराइज करने वाले पॉइंट रखे थे ना। कॉन्सेप्ट वाले अगर अपन इंक्लूड कर दो तो बहुत लंबे नोट्स हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है कि आपको उनको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, वो आदत बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, खुद से ही याद हो जाता है, बहुत बढ़िया लिखने में खुद से याद। न्यू बैच की फीस कितनी रहेगी जितेंद्र? जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों से तो हम बिल्कुल ना के बराबर फीस लेते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम नए जो स्टूडेंट रहते हैं उन लोगों के लिए अभी मैं आपको बता दूंगा। अब वो बैच में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें सारा नॉन टेक्निकल भी है, तो नॉन टेक्निकल में कौन कौन फैकल्टी है उसके हिसाब से मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिलहाल अभी न्यू बैच के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बोल देता हूँ आप लोगों से कि जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नाम मात्र की एक फीस रहेगी, है ना। सर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पर पीडीएफ भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, है ना। तो पीडीएफ हमारी तरफ से तो हम देते ही जा रहे हैं, साथ साथ में आप लोग भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। माइक्रोबायोलॉजी के भी जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, बायोलॉजी हो चुके हैं, उसके अभी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे।
और इम्यूनोलॉजी के सबसे लास्ट में अपलोड होंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो भाई, तो अपन आज की क्लास पे आते हैं। और नर्वस सिस्टम हम कर रहे थे, और नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कल हमारा हो चुका था, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने सिर्फ ब्रेन को ही डिस्कस किया था, तो उसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम आज की क्लास में ले रहे हैं, और इसके बाद में फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके बाद में आएगा, उसके कौन कौन से पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मेन पॉइंट कवर करते हुए चलता हूँ, जो बहुत ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना अभी चल रहा है क्लास में बस इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप देखोगे, प्रीवियस पेपर को आप उठा के देखना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता। पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत कम पढ़ाते हो। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, बहुत एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। अभी का जो पैटर्न है उसमें नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, नॉन टेक्निकल साथ साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ रहे हैं तो फिर होता ये है कि फिर नॉन टेक्निकल पार्ट अपना पूरा छूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और इस वाले जो ईएसबी के एग्जाम में भी जो रिजल्ट आया है, तो मैंने ऐसा देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, टेक्निकल पार्ट तो उनका इतना अच्छा है कि इतना स्ट्रांग है कि जब हमारे टेस्ट होते थे तो उनके 90 से ऊपर नंबर आते थे 100 में से, लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल पाए। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रह गया कि वो नॉन टेक्निकल पार्ट उनका कमजोर रह गया, नॉन टेक्निकल उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, सिर्फ टेक्निकल को ही देखते रह गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, नॉन टेक्निकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो गई है। और अभी एम्स के एग्जाम में तो और 50-50% हो गया था, नॉन टेक्निकल भी 50% था, और ये मतलब 80 नंबर का पेपर था, तो 40 क्वेश्चन थे जो थे वो नॉन टेक्निकल के थे और 40 जो थे वो टेक्निकल के थे, है ना। तो ये आरआरबी में भी जो नॉन टेक्निकल होता है वो 30 नंबर का होता है, तो नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फाइनली एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप आता भी नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, बहुत सुपरफिशियल आता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में हुआ है इतना बहुत सफिशियंट है, इतना आप कवर कर लोगे तो मेरा दावा है। मैं खुद अभी तक 3 एग्जाम मैं मेरिट में लेके आया हूँ, सिर्फ निकाला ही नहीं है, अभी तक जो 3 एग्जाम के रिजल्ट आए तो उसमें मतलब टॉप 10 में मेरा नाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी सर कैसे 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 आप मेरिट में आते हो, तो उसका कारण यही है कि भाई जो एग्जाम में आता है आप सिर्फ उतना ही पढ़ो। जबरदस्ती का हमको कोई डॉक्टर तो बनना नहीं है, हमें रहना तो लैब टेक्नीशियन है, और एक बार जॉब लग जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता भी नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप किसी लैब में काम करने जाएंगे तो वहाँ का जो नॉलेज होगा वो एक अलग होगा कि मशीन कैसे चलाते हैं, कंट्रोल कैसे लगाते हैं, फाइल वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, बहुत ज़्यादा हमको नॉलेजेबल बन के कुछ उखाड़ नहीं लोगे आप लोग। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में आता है उसी को टारगेट करके अपनी क्लासेस चलती हैं, और इतना सफिशियंट रहता है उतनी ही अपनी क्लासेस चलती हैं भाई। ठीक है, दीपक का एक मैसेज, आरआरबी में फिजिक्स और सोशियोलॉजी भी आती है क्या? हाँ, 2019 के पेपर में आई थी फिजिक्स और सोशियोलॉजी, लेकिन फिजिक्स तो कवर करना पॉसिबल नहीं होता। नॉन टेक्निकल में सिर्फ जीके वगैरह मैथ वगैरह आप कर लो, इतना अपने लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, देखो एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, आप लोगों का कंपटीशन आपके ही जैसे लोगों से है। एक सिंपल सी बात मैं बोलूं, आप लोगों का कंपटीशन आप के जैसे ही लोगों से है, का मतलब ये है कि जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डीप में फिजिक्स भी पढ़ा है, उसने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, जीके सब रटा हुआ है। इतना ऐसा इतना हो पढ़ने वाला कोई अगर है तो फिर वो यूपीएससी में जाएगा, है ना, पैरामेडिकल कोर्सेज में क्यों आएगा। तो बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेते हैं कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। एग्जाम को टारगेट लेके पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आती भी है तो भी हम उसको एग्जाम में तैयारी नहीं कर पाते, तो हमको जबरदस्ती लोड नहीं पालना है। ठीक है, आप सिर्फ नॉन टेक्निकल में जो हमारी जो कवर कर सकते हो कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी बहुत आराम से कवर हो जाती है, मैथ में खास तौर पे बेसिक मैथ आराम से कवर हो जाती है, इंग्लिश अपनी कवर हो जाती है, ग्रामर अगर अपन करते हैं तो जो जो इम्पोर्टेंट है उतना आप करो ना।
आ, कोई आप जैसा भी तो होगा सर दीपक, ऐसा नहीं है मेरे जैसा। मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ। 2017 में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस आप करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे 100%। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं क्लास। बहुत लंबी बातचीत कर ली आज अपन ने, 10 मिनट बात कर ली। स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात कर रहा था, और स्पाइनल कॉर्ड का एवरेज की अगर अपन बात करें लेंथ की, तो एवरेज इसकी जो लेंथ होती है वो बिटवीन 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की लॉन्ग होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होगी है ना, ब्रेन, ये तो हमारा ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के बाद से फिर स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है, 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई है। बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी हो जाता है, कभी एक बुक में 40 से 42 हो तो अलग बात है। एक्सटेंडेड, अब ये कहां से कहां तक होती है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला ओब्लोगेंटा। हमने जो ब्रेन पढ़ा था, तो ब्रेन में हमने यहां पर पढ़ा है मेडुला ओब्लोगेंटा। तो मेडुला ओब्लोगेंटा से लेकर अपर पार्ट ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा L2, L2 यहां जो है L2 तक लंबर वर्टिब्रा में, ये वाली जो है ग्रीन कलर की आप देख रहे हो L1 L2, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होगी वो L2 तक प्रेजेंट होगी। कहां से कहां तक है? मेडुला ओब्लोगेंटा से लेकर सेकंड लंबर वर्टिब्रा की जो सेकंड है उसके अपर पार्ट तक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कैनाल। जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जो हमने स्केलेटन सिस्टम में वर्टिब्रा पढ़ी हैं, उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होती क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये जो वर्टिब्रा होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रा होती है इसके अराउंड एक रिंग बनाती, कॉर्ड के अराउंड एक इस तरह से रिंग बनाएंगी। यहाँ पर एक देखो, एक रफ इमेज है ना, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फिर से। इस तरह से कुछ रिंग टाइप की बनती है, और इस रिंग के बीच में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ये चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी वर्टिब्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग इंक्लूड स्पाइनल मेनिंजिस। वर्टिब्रा के बाद में फिर अंदर मेनिंजिस लेयर प्रेजेंट होती है। मेनिंजिस हमने ब्रेन के चैप्टर में भी पढ़ा था। ब्रेन के ऊपर जो कवर होता है वो मेनिंजिस कहलाता है। तो वो सिर्फ ब्रेन के ऊपर ही नहीं होता, ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड के भी कवर करने का काम करता है मेनिंजिस। ये आपको ध्यान रखना है ना, ब्रेन को साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेगा मेनिंजिस। ठीक है, इसके अलावा द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कैनाल एंड ग्रे एंड व्हाइट मैटर। तीन चीजें हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएंगी। तीन चीजों में कौन कौन सी? पहली है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल ये वाला इमेज आप देखेंगे ना, इसको मैं अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तीन चीजें हैं, एक सेंट्रल कैनाल, दूसरा ग्रे मैटर और तीसरा व्हाइट मैटर। इसके एक बड़ी इमेज से अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे देखो, आप इस इमेज को ध्यान से देखो। मैंने कहा कि तीन चीजें हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो पहली है सेंट्रल कैनाल, पहली है सेंट्रल कैनाल। ये वाली इमेज में ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है ना, तो यहां पर हमारी सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो यहां पर इमेज में, ये वाला पार्ट है ना, ये जो है वो ग्रे मैटर कहलाता है हमारा। ग्रे मैटर हमने ब्रेन में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, यहां पर आकर अपन और डीप समझेंगे ग्रे मैटर क्या होता है। और थर्ड नंबर पे व्हाइट मैटर। थर्ड, तीन चीजें हमारी हैं। थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा? व्हाइट मैटर। ठीक है, तो इस ग्रे मैटर के चारों तरफ जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारा सारा व्हाइट मैटर कहलाएगा, है ना। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों में क्या अंतर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ग्रे मैटर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, जो न्यूरॉन वाले चैप्टर में हमने देखा था। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा ग्रे मैटर है, इसमें न्यूरॉन के
सेल बॉडी मतलब सोमा और ड्रेंडोइड, दो चीजें जो होती हैं वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती हैं। और व्हाइट मैटर एरिया कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन, इसका जो व्हाइट एरिया है इसमें न्यूरॉन के एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सेल बॉडी और डेंड्राइट इसके अंदर है और एक्सॉन जो होंगे वो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है। ठीक है, दोनों के काम क्या क्या है। व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैरी सेंसरी इंपल्स टू द ब्रेन एंड मोटर इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू स्केलेटन मसल। जो हमारा व्हाइट मैटर होता है मतलब बाहर वाला पार्ट, एक बार मैं इस इमेज में क्लियर कर देता हूं। तो बाहर वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, एक्सॉन, और एक्सॉन क्या कर रहे हैं, एक्सॉन इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सॉन जो होते हैं वो इंपल्स को कैरी करने का काम कर रहे हैं। अब देखो एक्सॉन इंपल्स को कैरी कर रहे हैं तो सेंसरी जो इंपल्स होंगी वो बाहर की तरफ से आएंगी, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मतलब ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ कौन सी जा रही है इंपल्स, सेंसरी। सेंसरी इंपल्स को ब्रेन की तरफ भेजने का काम करेगा। और मोटर इंपल्स को, दोनों में अंतर क्या है, सेंसरी मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में सुई का एग्जाम्पल लिखा था कि सुई चुभा दी आपने तो वो सेंसेशन आया, है ना, तो वो ब्रेन तक ले जाने का काम सेंसरी इंपल्स करेंगी। और ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया है वो हमारी मोटर इंपल्स है, तो वो मोटर इंपल्स को ले जाने का काम नीचे की तरफ, ब्रेन से नीचे की तरफ जो इंपल्स जाएंगी वो हमारी मोटर इंपल्स कहलाएंगी। ठीक है, फिर ग्रे मैटर का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। मेरा कैमरा बंद हुआ है, एक सेकंड आप लोग, चलिए हो गया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पूछा जाता है, आप जरूर ध्यान रख लेना इसको अच्छे से। ग्रे मैटर की बात करें अपन तो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज साइट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। जो रिफ्लेक्सेस हमारे होते हैं, जैसे अपन खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, है ना, किसी वजह से रिफ्लेक्सेस अपन आगे जाके अपन और पढ़ने वाले हैं, है ना। इनवॉलंटरी जो एक्शन होते हैं, तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं इनको कोऑर्डिनेट करने का, इंटीग्रेशन करने का काम जो होता है वो ग्रे मैटर का होता है ना। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी फंक्शन तो हमारा व्हाइट मैटर करेगा, और इनवॉलंटरी फंक्शन जो होते हैं वो, इनवॉलंटरी फंक्शन मतलब रिफ्लेक्सेस की बात करूंगा, इनवॉलंटरी में तो अपन आगे चके और पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सेस भी अपन डीप में अभी समझेंगे। तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो ग्रे मैटर के थ्रू होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये हमने समझा है ना, और बहुत ज़्यादा आपको और इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में अगला आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जब हमने पिछली क्लास शुरू की थी तो उसमें हमने पूरा चार्ट देखा था, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, सेंट्रल और पेरिफेरल, है ना। तो पेरिफेरल को भी फिर हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में फिर हम कुछ नर्व पढ़ने वाले हैं। तो नर्व जो होंगी वो दो तरह की होंगी, एक क्रेनियल नर्व, दूसरी स्पाइनल नर्व, है ना। ये हमने इमेज से नर्वस सिस्टम को शुरुआत किया था, तो इस इमेज में ये तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद में जो आपको नर्व दिख रही हैं, है ना, तो इन नर्व को भी पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो वॉलंटरी फंक्शन करती हैं वो सोमेटिक हो गई, जो इनवॉलंटरी करती हैं वो ऑटोनोमिक में अंदर जाएंगी, है ना। अब वॉलंटरी को भी फिर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व, है ना। इसकी जो नर्व होंगी वो दो तरह की होंगी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दोनों को ही अपन समझेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पेरिफेरल से जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली नर्व से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रेनियल नर्व की। क्रेनियल नर्व की अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी कंटेंट 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के, जो कि ब्रेन से निकल के आती है। अब देखो क्रेनियल नर्व हमने किसको बोला है, बिल्कुल आप कोरिलेट कर सकते हो, ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है, तो अपन ये कह सकते हैं कि क्रेनियल कैविटी से जो नर्व निकल रही हैं
वो हमारी क्रेनियल नर्व हो गई। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व कौन सी हो गई? जो ब्रेन से निकल के आ रही। ये वाला आप इमेज देख रहे हो, ये ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है ना। तो ऊपर वाले पार्ट से जो नर्व निकल के आ रही हैं, ये हमारी क्रेनियल नर्व है। सॉरी, मैंने ऊपर बोल दिया, नीचे की तरफ से जो निकल के आ रही हैं वो हमारी क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो 12 पेयर हैं ये, है ना। 12 पेयर में से जो क्रेनियल नर्व होती हैं उनके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होती हैं सेंसरी नर्व होती हैं, जो सेंसेशन को लेके आती हैं। कुछ जो होती है वो मोटर नर्व होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती है जो मिक्स हैं, दोनों तरह का काम करेंगी। सेंसरी का भी काम करेंगी और मोटर नर्व का भी काम करेंगी। ठीक है, एक सेकंड में ऑडियो कम कर लेता हूं इसका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप इमेज में देख रहे हो, इन इमेज से अपन जो 12 पेयर नर्व हैं उनके नाम एक बार देखते हैं कि कहां कहां पर कौन सी प्रेजेंट है ना। उसके बाद में फिर अपन डिटेल में भी समझेंगे, तो आप देखते हुए चलना। और इनकी जो नंबरिंग है वो एकदम फिक्स है। आप जो पहले नंबर की है उसे आप पहला ही बोलोगे, जो 11 की है वो उसको 11 ही बोलोगे। मतलब नंबरिंग जो है वो उसकी ऊपर से लेके नीचे तक है। कौन कौन सी है पहले सिर्फ आप इमेज में देख लो, फिर अपन टेबल के माध्यम से और डिटेल में समझेंगे कौन सी नर्व के क्या काम है। ये वाली जो आप देख रहे हैं पेयर में है ये, है ना। तो सबसे ऊपर जो है ना, अगर अपन इसको सीधा करेंगे ब्रेन को, तो ये आगे की तरफ होंगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? ऑल्फैक्टरी। तो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड नंबर पे आएंगी हमारी ऑप्टिक नर्व। ये वाली जो है, ये जो दो आप देख रहे हो, ये हमारी ऑप्टिक नर्व आएगी। थर्ड नंबर पे आती है हमारी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमीटर कौन सी है? ये वाली जो है वो हमारी ऑक्यूलोमीटर है ना। अभी सिर्फ आपको इनकी लोकेशन पे ध्यान देना है, बाकी नर्व के अभी नाम अपन टेबल के माध्यम से याद करेंगे। थर्ड नंबर के बाद में फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ पे अपनी ट्रोक्लियर जो है वो आपको यहां पर दिख रही है ना। लोकेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि आपको याद रहे कि भाई इनकी किस तरह से सीक्वेंस चलता है। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे भी कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। बाकी एग्जाम में लोकेशन कभी नहीं पूछा जाता कि कौन सी नर्व कहां पर है, और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि इनका आपको सीक्वेंस याद रहेगा, तो आपको इनकी नंबरिंग भी याद रहेगी। ठीक है, तो ये इमेज जो है वो सिर्फ आपको इनकी नंबरिंग याद रखने के लिए है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है ना। फोर्थ पे हमारी हो गई है ट्रोक्लियर। इसके बाद में फिफ्थ पे आती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल कौन सी है? हमारी ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी सी आपको दिख रही है, ये ट्राइजेमिनल है ना। छठवें पे आती है हमारी एब्डुसेंस नर्व। सातवें पर आती है हमारी फेशियल नर्व। ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये फेशियल नर्व है ना। एट्थ नंबर पे आएंगे हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर। 9वें नंबर पे आएगी, 9th नंबर पे ग्लासोफेरेंजियल। 10वें पर आएगी हमारी वेगस नर्व। ये हमारी ग्लासोफेरेंजियल है, ये वाली है ना। ये तो हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर हो गई है ना। पैर में है तो ये इस तरफ भी है उस तरफ भी है, दोनों तरफ है। ग्लासोफेरेंजियल ये वाली, और ग्लासोफेरेंजियल के नीचे वाली जो है वो वेगस नर्व। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर पे आते हैं, तो हाइपोग्लोसल जो है वो ये वाली नर्व हो गई। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हो ये 12वें नंबर पे एसेसरी है ना। तो ये टोटल 12 पेयर नर्व है क्रेनियल नर्व। और एक बार अपन इनको टेबल के माध्यम से याद करेंगे। याद आपको टेबल से ही हो पाएगा, इमेज से आपको इनकी सिर्फ लोकेशन से आपको याद रखने में आसानी होगी, इसलिए अपन ने इसको इमेज के माध्यम से समझा है। ठीक है, तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको पूरी टेबल की टेबल। और कौन सी नर्व के क्या फंक्शन है, ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्रेनियल नर्व के फंक्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। क्रेनियल के बाद में अपन स्पाइनल भी पढ़ेंगे, लेकिन स्पाइनल नर्व के फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर आप याद रख लो, इतना सफिशियंट है। लेकिन क्रेनियल नर्व के कौन सी नर्व के क्या फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली नर्व अपन ने कौन सी देखी थी इमेज में? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो होती है वो सेंसरी नर्व होती है, और इसका जो काम होता है वो स्मेल का होता है।
सूंघने का होता है ना। याद रखने के लिए आप पहले पिछले वाला जो बैच था अपन ने एक ट्रिक बनाई थी ऑयल की फैक्ट्री। ऑयल की फैक्ट्री से आप गुजर रहे हो तो जरूर आपको स्मेल आएगी, है ना। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो कि ऑयल की फैक्ट्री से स्मेल आएगी, मतलब स्मेल के लिए जो नर्व होगी उसका क्या नाम है, ऑल फैक्ट्री। और कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। फर्स्ट वाली जो नर्व है वो हमारी ऑल फैक्ट्री, स्मेल करने का काम करेगी, सेंस करेगी। सेकंड नंबर पे आती है हमारी ऑप्टिक। ऑप्टिक जो होती है वो विजन के लिए होती है। अगर ये टेबल आपको क्लियर ना दिख रही हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। विजन के लिए जो होती है वो ऑप्टिक, इसको भी याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऑप्टिकल अपन ने देखे हैं मार्केट में, जो चश्मों की दुकान होती है वो ऑप्टिकल लिखा होता है उनपे, ठीक है। तो ऑप्टिकल, ऑप्टिक का मतलब ही होता है विजन, तो विजन के लिए जो नर्व होगी वो ऑप्टिक नर्व। थर्ड नंबर पे आएगी हमारी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमीटर जो होती है वो आई मूवमेंट के लिए होती है। अब ध्यान देना आप, आई मूवमेंट के लिए हमारी दो नर्व हैं, एक ऑक्यूलोमीटर भी है और उसके नीचे अभी हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे ट्रॉक्लियर। ये दोनों जो होती है ये मोटर नर्व है। आप देखो मोटर नर्व जो जितनी भी होंगी वो मूवमेंट के लिए होंगी, है ना। सेंसरी नर्व जितनी भी होंगी वो सेंसेशन के लिए होंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो बोथ भी हैं, है ना, वो भी आपको साथ साथ में समझते हुए चलना है। ऑक्यूलोमीटर और ट्रॉक्लियर ये दोनों जो है वो मोटर है, मोटर नर्व है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने बॉडी के मूवमेंट के लिए ही यूज होती हैं। तो किसके लिए यूज होती है, आई के मूवमेंट के लिए, है ना। लेकिन दोनों में आई का जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। थर्ड नंबर की जो है ऑक्यूलोमोटर, इसमें हर तरह से मूवमेंट आप हो सकता है। जैसे अपने इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ये चारों तरफ का जो मूवमेंट है ये ऑक्यूलोमीटर की वजह से होता है। इसके अलावा भी आई के मूवमेंट के लिए हमारी एक और आएगी अभी आगे चल के, एब्ड्यूसेंस, है ना। पहले आप इन दो को समझ लो। ऑक्यूलोमीटर चारों तरफ देखने के लिए है, लेकिन ट्रॉक्लियर जो है वो आंखों को नोज की तरफ देखने के लिए है। ऐसे अगर अपन आंखों को ऐसे करके देखें, ये नाक देखने की कोशिश करें, तो अपन नाक देखने के लिए अगर दोनों आंखों को अगर अपन नीचे की तरफ नाक पे फोकस कर रहे हैं तो जो नर्व यूज हो रही है वो हमारी ट्रॉक्लियर यूज होती है। ट्रॉक्लियर के थ्रू हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारी ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो होती है वो फेस के सेंसेशन के लिए और मास्टिकेशन के लिए। जब हम खाना चबाते हैं तो चबाने के लिए जो हम ऑर्डर देंगे, जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम पे जो नर्व हम ऑर्डर देगी, है ना। तो अब ऑर्डर देगी तो ये दोनों तरह से है। देखो दोनों तरह से कैसे कि हम चबा रहे हैं तो हम जब तक सोचेंगे नहीं चबाने का तब तक वो चबाएंगे नहीं, तो ये मोटर भी हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये सेंसरी भी होती है, तो ये बोथ है ना। बोथ क्यों है, क्योंकि ये फेस के सेंसेशन के लिए भी है। चेहरे पर कोई भी चुभ रहा है, जैसे शेविंग वगैरह बनवाते हैं अपन, तो ब्लेड वगैरह कहीं लग जाती है तो जरा सा भी उसमें सेंसेशन पहुंचेगा, ठीक है। सेंसरी भी है, मोटर भी है, और चबाने के लिए भी यूज करते हैं हम इसको। कौन सी, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल के बाद में छठवें नंबर पे है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस अगर आप हिंदी में निकालोगे तो इसका निकलेगा अपहरण करना। तो एब्डुसेंस जो होती है नर्व, ये आई के एब्डक्ट के लिए होती है। एब्डक्ट मतलब आंखों को, अभी अपन ने नाक की तरफ देखा था तो अंदर की तरफ लेके आए थे, दोनों आंखों को इस तरह से लेके आए थे, है ना। जब दोनों आंखों को बाहर की तरफ ले जाते हैं, या मान लो इस तरफ देख रहे हैं तो ये वाली आंख बाहर जा रही, इस तरफ देख रहे हैं तो ये वाली आंख बाहर जा रही, तो बाहर की तरफ जब आंखें का मूवमेंट होता है तो जिस नर्व के थ्रू होता है वो एब्डुसेंस के थ्रू होता है, ठीक है। सातवें नंबर पर जो है फेशियल नर्व है, और फेशियल नर्व का ही नाम फेशियल, मतलब फेशियल के एक्सप्रेशन के लिए होगी ये। इसके अलावा ये टेस्ट के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। सातवें नंबर पे वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये जो होती है एक सेंसरी नर्व है, और ये सुनने के लिए होती है। एक तो सुनने के लिए और दूसरे बॉडी के बैलेंस के लिए, है ना। इसको भी याद करना बड़ा सिंपल है। इसका जो नाम है वेस्टिबुलोकोक्लियर, तो ये थोड़ा सा इस तरह से रिसेंबल करता है कि वेस्टिबुलोक्लियर। बेस्टी किसको बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड को। तो हम उससे क्लियर बोलने का कब बोलेंगे, जब हमको सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनने के लिए जो नर्व होगी वो वेस्टिबुलोकोक्लियर। ये हमने पिछले वाले बैच में इस तरह से कुछ ट्रिक बनाई थी, है ना। इस वाले बैच में ट्रिक कम चलाई है मैंने। तो ये सुनने के लिए होती है, साथ साथ में बॉडी के बैलेंस के लिए भी होती है। आठवें नंबर पे ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल जो होती है वो टेस्ट के लिए होती है, और
गैग रिफ्लेक्स के लिए होती है। गैग रिफ्लेक्स अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ। हमारे जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो गले के ऊपर जो टैटुआ होता है, अपन हिंदी में टैटुआ बोलते हैं, खाना खाते टाइम, तो खाने में कुछ भी जब तक हम उसको निगले ना तब तक वो अंदर ना जाए, है ना। और अगर जा रहा है तो कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि उल्टी आ जाती है। तो वो उल्टी आती है, वो किस वजह से आती है कि हमारा कुछ यहाँ से अंदर से रिफ्लेक्स पहुंचता है ना। तो ये हमारा गैग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व की वजह से होता है। ठीक है। 10वें नंबर पे है वेगस नर्व। वेगस नर्व भी गैस रिफ्लेक्स के लिए यूज होती है। इसके अलावा पैरा सिंपैथेटिक इन्वर्सन के लिए भी यूज होती है। अभी पैरा सिंपैथेटिक क्या है ये अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। 11वें नंबर पे आती है हमारी एसेसरी नर्व। ये जो होती है मोटर नर्व है और ये शोल्डर श्रग के लिए यूज की जाती है। शोल्डर श्रग मतलब ये जो हमारे कंधे हैं इनको जब हम ऊपर उठाते हैं इस तरह से, है ना, तो जब हम इस तरह से ऊपर उठाते हैं तब जो नर्व का हम यूज करते हैं वो एसेसरी नर्व का यूज करते हैं। 11 नंबर पे है। और आखिरी में जो 12th नंबर की जो नर्व है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो होती है वो स्वेलिंग के लिए और स्पीच के लिए, बोलने के लिए और खाना निगलने के लिए हम हाइपोग्लोसल का यूज करते हैं, है ना। तो ये जो 12 नर्व हैं सारी की सारी मेमोराइज करने के लिए हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं पे ट्रिक यूज हो जाती है, जैसे ऑयल की फैक्ट्री, बेस्टी, बोलो क्लियर, इस तरह से अपन ने ट्रिक बनाई है। और आपकी तरह से भी आप बना सकते हो। गूगल पे भी आप सर्च करते हैं तो गूगल पे कुछ ट्रिक निकल के जाती हैं, मेमोरिक्स निकल के जाती हैं, आप उनसे भी याद कर सकते हो। अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाती हैं 12 नर्व। इनके फंक्शन आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए पिछले बैच में भी अपन ने ये पढ़ी है तो और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्रेनियल नर्व के बाद में सेकंड नंबर पे हमारी आती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती है देयर आर 31 पेयर्स, 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व की, है ना। और ये 31 जो है इनको फिर हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है क्रेनियल, पहला है सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा सैक्रल, चौथा लंबर और पांचवा कोकिजियल। अब देखो हमने जब हमारा स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम में जब हमने वर्टिब्रा पढ़े थे तो वर्टिब्रा को भी हमने इस तरह से 5 ग्रुप बनाए हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल, लंबर, कोकिजियल। आपको ध्यान होगा जब अपन वर्टिब्रा पढ़ रहे थे तो अपन ने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ी थी C7T12, आपको ध्यान होगा। S5, L5 और C4, टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं, है ना। लेकिन जब स्पाइनल नर्व की बात करेंगे तो 31 होती है ना, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। सर्वाइकल वर्टिब्रा बोन जो होती हैं वो 7 होती हैं, लेकिन अपन नर्व की बात करेंगे तो सर्वाइकल नर्व जो होती है वो 8 पेयर होती है। ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सर्वाइकल नर्व जो होंगी वो, है ना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्रेनियल नर्व अलग चीज है और सर्वाइकल नर्व अलग चीज है। सर्वाइकल नर्व जो है वो हमारी स्पाइनल नर्व के अंदर आ रही हैं। स्पाइनल नर्व के अंदर अपन सर्वाइकल पढ़ रहे हैं, तो सर्वाइकल नर्व जो है वो 8 पेयर होती हैं। वर्टिब्रा से 1 नंबर ज्यादा है, 7 अपन ने वर्टिब्रा पढ़ी है सर्वाइकल, तो उसके कंपैरिजन में अपन देखें तो नर्व जो की संख्या जो होती है वो 1 ज्यादा होती है। थोरेसिक जितने वर्टिब्रा होती हैं उतनी ही नर्व हैं, तो याद करना बड़ा सिंपल है, 12 पेयर, 12 पेयर ही वर्टिब्रा और 12 पेयर ही स्पाइनल नर्व। सैक्रल नर्व जो होती है वो 5 पेयर होती है, ये भी सेम है, याद करना सिंपल है। लंबर नर्व जो होती है ये भी 5 पेयर होती है, सेम वर्टिब्रा की तरह है, याद करना सिंपल है। कोकिजियल की बात करेंगे तो कोकिजियल वर्टिब्रा में 4 होती है, ये भी फ्यूज होकर आखिरी में आगे जाकर 1 बन जाती है बोन। तो इसकी जो नर्व होती है वो 1 पेयर होती है ना। तो आपको याद रखना सर्वाइकल नर्व 8 पेयर में है, थोरेसिक 12, सैक्रल 5, लंबर 5 और कोकिजियल नर्व जो होती है वो 1 पेयर। और टोटल की अगर अपन बात करें तो स्पाइनल नर्व जो होंगी वो टोटल 31 होंगी, है ना। दोनों की नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं,
स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर होती हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व की जब अपन बात करेंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइन इससे, स्पाइनल नर्व इज ए एग्जांपल ऑफ मिक्स नर्व। इसमें मिक्स नर्व होती हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के ही नर्व प्रेजेंट होंगी, सेंसरी भी होंगी ये और मोटर भी होंगी। अब देखना जरा ये इमेज देखना, इस इमेज में पोस्टीरियर रूट जो होता है इसका, ये जो नर्व निकल के आ रही है ये हमारी स्पाइनल नर्व है। तो ये स्पाइनल नर्व जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ेंगी तो ये आगे की तरफ भी जुड़ती है और पीछे की तरफ भी आकर जुड़ती हैं। तो आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट में ये जो नर्व जुड़ती हैं तो ये मोटर नर्व का काम करती हैं। मतलब ब्रेन से जो ऑर्डर निकलेंगे तो वो ब्रेन के ऑर्डर हमारी बॉडी की तरफ जाएंगे तो एंटीरियर पार्ट से जाते हैं, और कोई सेंसेशन अगर वापस हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है तो वो पोस्टीरियर पार्ट से जाता है ना। तो ध्यान देना है आपको, स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ेंगी है ना तो एंटीरियर पार्ट में अलग जुड़ती हैं, पोस्टीरियर पार्ट में अलग जुड़ती हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो मोटर इम्पल्सेस को ले जाने का काम करेगा, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोलते हैं और एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। तो डॉर्सल वाली जो नर्व होंगी, नर्व की जो एंडिंग होगी, ये सेंसरी इम्पल्सेस को ले जाने का काम करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगला आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई? हमारी बॉडी में जो भी इनवॉल्युंटरी एक्शन हो रहे हैं, जो भी इनवॉल्युंटरी एक्टिविटी हो रही है, जैसे हमारा हार्ट अपने आप धड़क रहा है, हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम से अपन लंग्स में बार बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो जो इनवॉल्युंटरी फंक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में पहला जो पार्ट है वो है सिम्पैथेटिक डिवीजन और दूसरा है पैरा सिम्पैथेटिक डिवीजन, है ना। ये अपन ने इस तरह से चार्ट से शुरुआत की थी नर्वस सिस्टम की। तो इस चार्ट में अपन ने नर्वस सिस्टम को पहले सेंट्रल फिर पेरिफेरल, पेरिफेरल को दो पार्ट में सोमैटिक और ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक को भी फिर दो पार्ट में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। सिम्पैथेटिक को अपन ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बोला था और पैरासिम्पैथेटिक को अपन ने रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए बोला था, है ना। तो इनके क्या मतलब हैं ये अपन समझेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। कभी डीप क्वेश्चन बने तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि अभी तक प्रीवियस पेपर में इनसे कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, चलिए तो अपन दोनों ही को समझेंगे। पहले अपन समझेंगे सिम्पैथेटिक डिवीजन को। सिंपैथेटिक को अपन ने एक नाम और बोला था फाइट और फ्लाइट, लड़ो या फिर भाग जाओ, इस तरह से आप याद कर सकते हो। लड़ो और भाग जाओ वाली सिचुएशन जब जब बनेंगी, मतलब कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनेगी, उस टाइम पर ये वाले जो होता है नर्वस सिस्टम ये यूज होता है ना। तो समझते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन इंक्लूड नर्व फाइबर दैट अराइज फ्रॉम 12 thoracic एंड फर्स्ट 2 lumbar सेगमेंट ऑफ स्पाइन। सिंपैथेटिक डिवीजन की जो नर्व होंगी ये कहां से होंगी? थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरुआत होगी। ये वाली आप देखना, आप स्पाइनल कॉर्ड में थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरुआत होती है ये। तो टोटल जितनी भी थोरेसिक जो हमारी नर्व है ना, स्पाइन के जो थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वहां से जितनी भी नर्व निकल के आ रही हैं ये हमारी सिंपैथेटिक हैं, है ना। इसके अलावा लंबर की भी दो, नीचे की जो लंबर है, थोरेसिक के बाद में लंबर वर्टिब्रा आता है, तो लंबर स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ये भी लंबर होंगी, है ना। तो इसकी दो जो वर्टिब्रा होती हैं वहां तक हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन होता है ना। तो इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, थोरेसिको लंबर डिवीजन, है ना। तो सिंपैथेटिक का डिवीजन का एक नाम और भी हो सकता है थोरेसिको लंबर डिवीजन। थोरेसिको लंबर डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि ये एक तो टोटल थोरेसिक
वर्टिब्रा तक प्रेजेंट थी। इसके अलावा ये लंबर में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, तो थोरिसिको लंबर डिवीजन भी अपन इसको कह सकते हैं, है ना। तो एक तरह से दो नाम हो गए, सिंपैथेटिक डिवीजन या फिर अपन इसको थोरिसिको लंबर डिवीजन भी कह सकते हैं। काम क्या होता है भाई? द सिंपैथेटिक डिवीजन टेक कंट्रोल ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन व्हेन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी, जब भी कोई तनाव वाली सिचुएशन आएगी, तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होंगे उनको कंट्रोल करने का काम जो होगा वो सिंपैथेटिक करेगा। ठीक है, ध्यान देना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को ही कंट्रोल करता है मोस्टली। तो ये इंटरनल ऑर्गन अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन में कंट्रोल कर रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस मतलब कोई सिचुएशन तनाव वाली है, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो सिंपैथेटिक डिवीजन के थ्रू होंगे, है ना। जैसे कि स्ट्रेस की अपन बात करें, दिस कैन फॉर्म द फिजिकल स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, जैसे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली है, कोई इमोशनल स्ट्रेस ले लिया, जैसे इमोशनल में गुस्सा बहुत ज्यादा हो गए हैं अपन, बहुत ज्यादा दुख हो गया है, एंजाइटी हो गई है ना। तो ऐसी कंडीशन में सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करेगा, है ना। इमरजेंसी की अपन बात करें तो इमरजेंसी की कंडीशन में सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। कल की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे, हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक साथ दो सिस्टम मिलकर करते हैं, एक एंडोक्राइन, दूसरा नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन हमारे नर्वस सिस्टम से ही कनेक्ट होता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में ये नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से एक हार्मोन को रिलीज करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे हम रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे किसी जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक से कहीं से आवाज आ गई, हम अकेले हैं, जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक से कोई आवाज आ गई, तो हमारे सामने क्या सिचुएशन होंगी कि या तो हम जो आवाज है उसको देखो भाई क्या है, या फिर एक अचानक दौड़ लगा दो, है ना। सॉरी। तो ये हार्मोन उस टाइम पर सीक्रेट होगा, नॉर एपिनेफ्राइन, है ना, जिसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होंगे। इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों डिवीजन जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अगर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे चल के देखेंगे। फिलहाल ये इमेज है, ये इमेज को अपन डिटेल में आगे समझेंगे थोड़े आगे चल के। अभी छोटी सी इमेज मैंने इसलिए डाली थी ताकि आपको ये समझ में आए कि थोरेसिक वर्टिब्रा पूरी है और लंबर वर्टिब्रा में 2 तक ये जो होता है सिंपैथेटिक डिवीजन फैला हुआ होता है। ठीक है, फंक्शन अपन दोनों के एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने में आपको याद जल्दी होगा, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। एक जो फंक्शन है उसी का जस्ट अपोजिट दूसरे का है, मतलब सिंपैथेटिक का जो फंक्शन है उसी का जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक का है ना। तो फंक्शन अपन दोनों के एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहले आप इसको डेफिनेशन और दोनों डिवीजन को समझ लो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं, है ना। रेस्ट मतलब आराम कर रहे हैं, डाइजेस्ट मतलब इसमें अपना खाना वगैरह आराम से पचने लगेगा, है ना, डाइजेस्ट होने लगेगा। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सबसे पहले कहां कहां तक प्रेजेंट होता है? ये डिवीजन जो होता है इंक्लूड द फाइबर, इसमें जो नर्व फाइबर निकल के आएंगी वो अराइज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एकदम लोअर एंड से इसकी नर्व निकल के आती हैं, जैसे आप यहां पर इमेज में देख रहे हो। इससे पहली वाली इमेज में सिंपैथेटिक में अपन ने देखा था कि थोरेसिक से निकल के आ रही थी, थोरेसिक से और लंबर से निकल के आ रही, मतलब इतना पार्ट जो था वो हमारे सिंपैथेटिक था, है ना। पैरासिम्पैथिक का एक तो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है बिल्कुल एंड में, है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड का एकदम नीचे की तरफ लोअर पार्ट एंड सेवरल क्रेनियल नर्व की कुछ जो नर्व होती हैं वो भी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम करती हैं। तो अब इसमें 2 हो गए, एक नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ,
है ना। और नीचे की तरफ हमारे याद होगा आपको कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, अपन ने हमारे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है सैक्रल, है ना, सैक्रम, है ना। तो इसे भी हम एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, इससे पहले वाले का भी दो नाम थे, इसलिए इसका भी एक और नाम हो गया क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियोसैक्रल क्यों बोला, क्योंकि क्रेनियो मतलब क्रेनियम, कुछ नर्व जो है वो क्रेनियम से निकल के आ रही हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो सैक्रल से निकल के आ रही हैं, तो क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल डिवीजन भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो था सिंपैथेटिक को अपन थोरिसिको लंबर डिवीजन भी कहते थे, इसको अपन क्रेनियोसैक्रल डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथिक डिवीजन इज मोस्ट एक्टिव व्हेन बॉडी इज रेस्ट। ये जो डिवीजन होता है ये उस टाइम पर एक्टिव होता है जब हमारी बॉडी रेस्ट हो, और खास तौर पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई थी, तो इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर बॉडी ने, हमारी बॉडी में जो जो चेंजेस हुए थे, तो उन चेंजेस को दोबारा से वापस लाने की जो प्रोसेस होगी वो हमारी पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर आएगी, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है वो एसिटिल कोलाइन का यूज होगा, है ना, एसिटिल कोलाइन। अब ध्यान देना है ना, इससे पहले जो सिंपैथेटिक देखा था उसमें अपन ने हार्मोन पढ़ा था, है ना, कौन सा, नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन, है ना, और इसके लिए क्या यूज होता है, एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन जो होता है वो इंटरनल जो ऑर्गन होंगे उनको रिस्पॉन्सेस के लिए यूज करेगा, है ना। तो ये बॉडी को रिलैक्स करेगा, एक तरह से रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करने से क्या होगा, जो भी अपोजिट इफेक्ट पड़े थे सिंपैथेटिक में, तो वो सारे के सारे दोबारा से वापस हो जाएंगे, दोबारा से वो रिलैक्स की कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दीपक सही कह रहे हो आप, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में इनके फंक्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और फंक्शन अगर आप एक के याद कर लोगे तो दोनों दूसरे का याद करना बड़ा सिंपल है, तो दोनों के ही आप साथ साथ में कोरिलेट करते हुए साथ साथ में पढ़ते हुए चलोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सिंपैथेटिक के अपन फंक्शन देखें तो क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, डायलेट प्यूपिल्स, सिंपैथेटिक जो होता है वो प्यूपिल्स प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम करता है। प्यूपिल्स क्या होती, प्यूपिल्स हमारी जो आंखें हैं, तो आंखों में जो काला वाला हिस्सा है ये प्यूपिल्स कहलाता है ना। तो कभी भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो ये जो प्यूपिल्स होता है ये थोड़ा सा फैल जाता है, इसे हम डायलेट बोलते हैं, है ना। तो कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, जैसे हमको डर लग रहा है, हम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इमरजेंसी वाली कि भाई अब तो मरने वाले हैं, शेर सामने आ गया, शेर सामने आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, हमारी जो प्यूपिल्स होंगी हमको मालूम नहीं चलेगा, है ना, ये जो जितनी भी एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटी तो हमको समझ में भी नहीं आएंगी लेकिन होती हैं इंटरनल ऑर्गन में, हमको तो मालूम चलेगा नहीं, है ना। कुछ चीजें जैसे मालूम चल जाए, समझ में आएंगी अपन को, भाई अपनी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हार्ट बीट में थोड़ा सा अपन को समझ में आता है कि भाई हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है। तो प्यूपिल्स डायलेट जो होती हैं वो सिंपैथेटिक, जब भी कोई सिचुएशन होगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, जो प्यूपिल्स फैल गई थी उनको दोबारा से सिकुड़ने का काम करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इनहिबिट सिलाइवेशन, सलाइवा को सीक्रेशन को रोक देता है। अब देखो नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे अब मैं अभी बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल सिचुएशन में थोड़ा बहुत सलाइवा तो लगातार सीक्रेट होता रहता है ना। अब कुछ खाना वगैरह आपको दिख गया है, किसी ने बात कर ली है, तो उस टाइम पर सलाइवा और ज्यादा सीक्रेट होगा, है ना। ये भी एक तरह एक्चुअली रिफ्लेक्सेस होता है, ये जब अपन रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे, तो बॉडी ने जो भी एक्शन किए, जैसे अपने सामने एक स्वादिष्ट खाना आ गया, मान लो जो कोई गुलाब जामुन का शौकीन है, कोई पानी पूरी का शौकीन है, अब कोई पानी पूरी जिसको बहुत अच्छी लगती है और पानी पूरी उसके सामने आ गई तो उसके मुंह में अपने आप पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मुंह में पानी आना, ये भी एक तरह से रिफ्लेक्स है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स कब आया है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में सलाइवा का जो होता है प्रोडक्शन
सीक्रेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट देखें तो पैरासिम्पथेटिक में क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी, वही बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो दोबारा से सलाइवा जो होगा वो सीक्रेट होने लगेगा, है ना। थर्ड नंबर पे ब्रोंकाई को ये रिलैक्स कर देता है, ब्रोंकाई फैल जाते हैं, जबकि पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा, ब्रोंकाई जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। सिंपैथेटिक सिचुएशन में हार्ट बीट जो होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। कोई भी अब ये तो मैंने बोला था कि कुछ अपन को समझ में भी आता है, कहीं थोड़ा बहुत फील भी हो जाता है, अब डर लगता है तो अपनी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है ना। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल दोबारा से पहुंच जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। सिंपैथेटिक में और क्या होगा भाई, पेरिस्टाल्सिस की जो प्रोसेस होती हैं ये बंद हो जाएंगी। हमारे जो खाना वगैरह हम खाते, तो खाना उस टाइम पे आपको डर लग रहा है तो कभी खाना खा के देख लेना, खाना नहीं खा पाओगे आप, है ना। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उस टाइम पे आप खाना नहीं खा पाओगे, है ना। क्यों नहीं खा पाओगे, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन जो होगा वो पेरिस्टाल्सिस को बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उस टाइम पर आप खाना निगल नहीं पाओगे, है ना। जबकि इससे जस्ट अपोजिट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक में दोबारा से स्टिमुलेट होने लगेगा, दोबारा से पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाएगा, है ना। एक तरह से पैरासिम्पैथिक जो है वो हमारी बॉडी को दोबारा से रिलैक्स कंडीशन में ले आएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन में, और क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टिमुलेटिव ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज फ्रॉम लीवर, लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लगेगा। कौन सी सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में। मेनली लीवर का काम क्या है, बाइल का प्रोडक्शन करना, ग्लूकोज का ये प्रोडक्शन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करती है, ब्रेक डाउन करती है, ये अलग बात है, थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन ओवर मतलब प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसकी जगह पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने लगेगा लीवर। इमरजेंसी की सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में दोबारा से ही बाइल रिलीज होने लगेगा, बाइल का प्रोडक्शन लीवर करने लगेगा। इसके अलावा अभी अपन ने हार्मोन की बात की थी, तो हार्मोन में नॉर एड्रेनलिन, ये जो हार्मोन है ये हमारे किडनी से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे, जबकि पैरासिम्पैथिक में ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे। और आगे आखिरी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ब्लेडर को, ये कंस्ट्रक्शन को रोक देता है, ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा, जबकि पैरासिम्पैथिक कंडीशन में ये ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपैथेटिक इमरजेंसी की कंडीशन में आप अगर वॉशरूम जाना भी चाहो तो भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर ब्लेडर कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में आप दोबारा से ब्लेडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ फंक्शन है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नॉर एड्रेनलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बिल्कुल, इम्बी से बहुत जल्दी आता है दीपक मिल। चलो चलिए, तो ये कुछ फंक्शन अपन ने देखे। अब अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन मुझे समझ में आएगा भाई कितना समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन पहला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन एज डेडेस्ट पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कितने पेयर में होती हैं ये आपको बताना है। 21, 11, 31 और 12। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्पाइनल नर्व कितनी होती है, क्रेनियल नर्व कितनी होती है। चलिए, मैंने पूछा है कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है, जल्दी से आंसर दे दो भाई, बिल्कुल 15 सेकंड रुकूंगा, इतना इजी क्वेश्चन है। दीपक का सी है, रेनूर का सी, रानी का सी, देव का डी, जितेंद्र का डी, कंचना का सी, काजल का सी, अहिल्या का डी, अर्जुन का सी। देखो सी और डी दो तरह के आप लोगों के आंसर आए, ये तो समझ में आ रही कि सी और डी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आप लोग कंफ्यूज हुए हैं डी में। क्यों कंफ्यूज हुए हैं आप लोग डी में, मुझे समझ में नहीं आता। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना भाई आप लोगों को, बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन था ये।
याद रखना है आपको, भूलना ही नहीं है। आप कुछ ट्रिक भी लगा के याद कर सकते हो। जो लोग डी का आंसर दे रहे हैं, एक्चुअली क्रेनियल नर्व की संख्या होती है 12 पेयर, है ना। आप इसमें ट्रिक की जरूरत ही क्या है, क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 होती हैं, स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर होती हैं। ये स्पाइनल नर्व की संख्या है ना। ऐसे याद कर सकते हो भाई, क्रेनियल सिर्फ ब्रेन से निकल के आ रही हैं, तो ब्रेन से निकल के आ रही तो एक छोटा सा पार्ट है, और छोटा सा पार्ट है मतलब नर्व की संख्या कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। तो 12 जो होती है वो हमारी क्रेनियल नर्व होती है। अब स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रही तो उनके लिए बहुत स्पेस मिल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का स्पेस मिल रहा है, मतलब उसमें नर्व की संख्या ज्यादा हो सकती है ना। तो मैंने पूछा था यहाँ पे स्पाइनल नर्व, तो मतलब इसमें संख्या ज्यादा होगी नर्व की, है ना। इस तरह से देखो, जो लोग एग्जाम में रखते हैं चीजों को, तो वो इसी तरह से याद रखते हैं भाई, कुछ ना कुछ उसमें कोरिलेशन जोड़ देते हैं। अब मैंने जैसे बोल दिया कि स्पाइनल कॉर्ड लंबी है तो उसमें नर्व भी ज्यादा हो सकती है। इस तरह के लॉजिक लगाना आना चाहिए आप लोगों को, ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक ये इस तरह की चीजें लॉजिक नहीं लगा पाओगे, आप कितने ही रट्टा मार लो, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31, याद रखना, आप भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, 12 और 31। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नॉन एज। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होते हैं एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, उसका नाम क्या है वो बताना है आपको। नोट्स ऑफ रेनबियर, मेनिंजिस, एक्सो मेम्ब्रेन और माइलिन शीथ। 4 ऑप्शन आपके सामने। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोग देर लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा मुझे। चलो, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी के बी आंसर है, बिल्कुल सही भाई। मेनिंजिस जो होती है वो ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। बहुत बढ़िया, सभी केस में बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सी चीज जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आएगी। ऑप्शन, क्रेनियल नर्व, गैंग्लियन, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, कौन सी चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आएगी, इंक्लूड नहीं होगी इसमें से। इसमें भी सभी लोगों के बी आंसर आया है। क्यों आया है बी आप लोगों का आंसर, मुझे समझ में नहीं आता। आप बोलोगे सर गैंग्लियन आपने पढ़ाया नहीं है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को रखा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। आप बोलोगे सर गैंग्लियन नहीं पढ़ाया, तो भाई मैं कई बार आपसे बोलता हूँ 100% चीजें तो आप पढ़ ही नहीं सकते, मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आप 100% पढ़ ही नहीं सकते। जो आपने पढ़ा है, आप कैसे उन चीजों से ही लॉजिक लगा सकते हो। क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना भाई। आप लोग सभी लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो जरा जरा छोटे छोटे क्वेश्चन में, है ना। आप लोग अगर ये सोच के चल रहे हो कि आपको 100% नॉलेज हो जाए, आपको डॉक्टर बराबर नॉलेज हो जाए, तो आप कभी नहीं ले पाओगे नॉलेज। कितने ही आप पढ़ लो, कितने ही आप रट लो, आपको लॉजिक लगाना सीखना होगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से ही आपको आंसर निकालना सीखना होगा, है ना। सेंट्रल नर्वस आपने भले ही देखो, इसमें हमने कल आप लोग जो जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने मैं समझ सकता हूं आप लोगों की, आप लोगों ने जो आंसर दिया उन्होंने इसी सोच के दिया होगा कि गैंग्लियन हमने नहीं पढ़ा है, मतलब ये नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लियन नहीं आएगा, है ना। लेकिन एक बार पूरा पढ़ते तो ये तो हमने पढ़ा ना भाई, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आएगा, है ना। इस तरह से लॉजिक लगाना है आपको, जो चीज आती है वो दूसरे में नहीं आएगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आएगी, इसका मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आएगी, है ना।
हाँ, तो दिमाग नहीं लगा यही फेल हो जाते हैं। हाँ, एग्जाम में यही तो नहीं करना है दीपक, है ना। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक लगाना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा भी मैं कुछ और लॉजिक क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सी सेल जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्वान सेल, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट। चलिए, लॉजिकल का क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन, लॉजिकल। आज अपन लॉजिकल लॉजिकल करते हैं बिल्कुल। मैं हट जाता हूँ, शायद क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अभी तक जितने आंसर आए सबने पहला आंसर दिया है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ए नंबर पे लॉक लगा के देखते हैं कि सही है कि नहीं है। कंचना, रजनीश, सनी, जितेंद्र, जो लोग नहीं दे रहे सब दे गया करो, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी होगा तो चल जाएगा, यहाँ गलत हो जाए तो चल जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। स्वान सेल, स्वान सेल जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। हालांकि ये अपन ने पढ़ा है टेबल के माध्यम से, पेरिफेरल में दो होती है, सैटेलाइट होती है, स्वान होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चार होती है, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लियल, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट, है ना, पढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने लॉजिकल क्यों बोला, लॉजिकल इसलिए मैंने बोला क्योंकि स्वान सेल बहुत बार रिपीट हुआ है और अपन ने पढ़ा है कि स्वान सेल जो होती है वो एक्सॉन में माइलिन शीथ बनाने का काम करती हैं, कवर बनाने का काम करती हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कवर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में है। तो वो मतलब अपने ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन उनको है ना। प्रोडक्शन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब वो बॉडी में पहुंचेंगी। ये नर्व जब बॉडी में पहुंचती है तो उनको प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन की जरूरत हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पड़ रही है भाई। तो सैटेलाइट सेल और स्वान सेल जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होंगी, है ना। इसलिए मैंने इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते थे, है ना। मान लो आपको नहीं पढ़ा था तो इतना समझ में आता था भाई, इतना तो अपन को याद था कि स्वान सेल जो होती है वो माइलिन शीथ बनाती थी। देखो कुछ लोगों ने इसमें भी, एक दो लोगों ने सी कर दिया था, बी कर दिया था। स्वान सेल, है ना, ये अपन ने इमेज पहले पढ़ी है जब अपन ने न्यूरॉन से क्लास को शुरुआत की थी, ठीक। चलिए और क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, लॉजिकल क्वेश्चन ही। बाइपोलर न्यूरॉन हैव डेड डेड एस। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होते हैं बताना है। टू एक्सॉन होते हैं, या फिर एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है, वन एक्सॉन एंड वन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, या फिर टू प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होते हैं। चलिए बताइए, लॉजिकल क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आंसर दें भाई। मंजू का आ गया बी, देव का आ गया बी, अहिल्या का आ गया बी। लेकिन 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 बसंत ने कह दिया है ए। देखते हैं अपन क्या है भाई, ये आंसर बी है आंसर। अब देखो, आप बोलोगे सर पढ़ाया नहीं आपने। एक्चुअली एक्सॉन मतलब ये जो न्यूरॉन के टाइप हैं, ये न्यूरॉन के टाइप हम सेल वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे, तो इसलिए हमने नर्वस सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं किया था। न्यूरॉन जब अपन सेल, आपको याद होगा कि अपन जब टिश्यू पढ़े थे, सेल टिश्यू, तो टिश्यू वाले टॉपिक में जब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा है, तो नर्वस टिश्यू में हमने न्यूरॉन को पढ़ा था कि इस तरह से न्यूरॉन के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। तो हमारा ये नर्वस सिस्टम में अपन ने अलग से नहीं पढ़ा है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने तो इसको लॉजिकल बोला है। अब लॉजिकल क्यों बोल दिया, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया टू एक्सॉन। टू एक्सॉन भाई,
अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं तो एक जो न्यूरॉन होते हैं उनमें डेंड्राइट भी तो होना चाहिए ना। जब उनमें इम्पल्स पहले आएगी तभी तो वो आगे पास करेगा, है ना। तो अगर अपन बाइपोलर की बात कर रहे हैं तो बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि एक तो उसमें डेंड्राइट है, और नॉर्मली जो हमारी न्यूरॉन होती हैं उसमें डेंड्राइट तो 5-6 होती नॉर्मल नॉर्मल अगर अपन ये मल्टीपोलर जो होती नॉर्मल जो होती वो हमारी मल्टीपोलर होती हैं, उसमें डेंड्राइट 5-6 ब्रांचेस होती हैं, एक्सॉन की एक ब्रांच होती है। बाइपोलर की जब अपन बात करते हैं तो बाइपोलर ये वाला है सेकंड नंबर पे, है ना। तो बाइपोलर जो होते हैं उनमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर दो दो एक्सॉन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सबसे आखिरी में भी अगर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो वो किसी एक जगह पे ही होगा, तो उसमें उसको दो एक्सॉन की जरूरत नहीं है, एक एक्सॉन से ही उसका काम चल जाएगा। कहीं पे अगर स्पेशल उसको पहुंचाना है तो एक ही डेंड्राइट होगी, है ना। तो सॉरी एक एक्सॉन होगी। तो बाइपोलर जो न्यूरॉन होते हैं उनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होती है ना। जिसमें डेंड्राइट नहीं होते वो कौन सी न्यूरॉन होंगे, जो ब्रेन से ही निकल के आ रहे हैं। तो ब्रेन से ही निकल के आ रहे हैं तो वहां से इंपल्स जनरेट हो रही हैं। अब वहां से जनरेट हो रही है मतलब वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनमें डेंड्राइट नहीं होंगे, उनमें डायरेक्ट एक्सॉन होंगे। तो उनमें जो एक्सॉन होंगे वो सिर्फ एक ही एक्सॉन होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट मैटर में क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। न्यूरॉन सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन और न्यूरॉन सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट होंगे या अनमाइलिनेटेड डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दोनों बड़े इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन बने नहीं अभी तक प्रीवियस पेपर में, थोड़े से अपन डीप लेवल पे क्लासेस लेके चल रहे हैं, जो बन सकते हैं और बन सकते में हैं जो हैं वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए भाई, बाकी लोग जल्दी जल्दी। थोड़ी सी क्लास आप आज अपनी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, अब 5-7 मिनटों में अपन क्लोज कर रहे हैं। चलिए अभी तक जो आंसर आ रहे हैं वो पहला आंसर आ रहा है न्यूरॉन सेल बॉडी व्हाइट मैटर में नहीं होती। लॉक लगा दे क्या भाई। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जब अपन पढ़ रहे थे, मैं एक बार यहां पर एक रफ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो इसमें ठीक है, अंदर वाला जो था वो हमारा ग्रे मैटर था। और देखो बहुत सारे लोगों ने पहला आंसर दिया है, पहला मतलब न्यूरॉन सेल बॉडी व्हाइट मैटर में होती है। क्यों कंफ्यूज हो गए आप लोग, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता। व्हाइट मैटर जो है वो बाहर वाला पार्ट है, ग्रे मैटर जो है वो अंदर वाला पार्ट है ना। और जब व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था कि न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी जो होगी वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है, और उसके एक्सॉन जो निकल के आते हैं वो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है ना। सेल बॉडी और डेंड्राइट दो जो होंगे वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होंगे। तो अब यहां पर पहला ऑप्शन में लिखा था न्यूरॉन सेल बॉडी, बहुत सारे लोगों ने पहला आंसर दिया, लेकिन वो आंसर गलत है, पहला आंसर गलत है। पहला आंसर गलत क्यों है, क्योंकि ग्रे मैटर जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी के साथ साथ में डेंड्राइट जो होते हैं वो भी ग्रे मैटर में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। देखो जब अपन न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, न्यूरॉन, ये हमारा न्यूरॉन है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, इस तरह से। ये हमारा न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन में इसकी सेल बॉडी और इसके डेंड्राइट, सेल बॉडी और डेंड्राइट दोनों में नीजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। नीजल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं
वो राइबोसोम से बने होते हैं। अब नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसी की वजह से ही ये जो होता है, ये न्यूरॉन का ये वाला पार्ट जो होता है वो ग्रे देता, ग्रे कलर का दिखाई देता। देखो, ग्रे मतलब एक तरह से थोड़ा सा डार्क, डार्क है मतलब थोड़ा बहुत उसमें कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो डार्क दिख रहा है ना। भाई धब्बे हैं तभी तो वो डार्क दिख रहा है। तो ग्रे डार्क क्यों है? क्योंकि उसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी जहां पर प्रेजेंट होगी वही तो पार्ट ग्रे दिखेगा। आप लोग क्यों कंफ्यूज हुए? न्यूरॉन सेल बॉडी की वजह से ही तो, न्यूरॉन सेल बॉडी की वजह से ही तो ग्रे मैटर बनता है। क्योंकि क्यों बनता है? क्योंकि सेल बॉडी में होती है नीजल्स ग्रेन्यूल्स, और नीजल ग्रेन्यूल्स की वजह से न्यूरॉन का ये वाला पार्ट ग्रे दिखता है। ग्रे दिखता है तो वो ग्रे मैटर बनाता है ना। बाहर की तरफ जो एक्सॉन होते हैं तो एक्सॉन में नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से व्हाइट मैटर जो होता है उसमें एक्सॉन, व्हाइट मैटर जो होता है वो एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अपन बात करेंगे तो इनमें चार में से कौन सी लाइन सही होगी बताना है। इनेबल अस टू एक्ट ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट पर एक्ट करने का काम करता है, बाहर का एनवायरमेंट के हिसाब से अपन को ढालता है। या फिर ट्रांसमिट मोटर इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन से हमारे मोटर इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी के ही इंटरनल और इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। या फिर इज लोकेटेड विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। लॉजिकल क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैंने ज्यादातर क्वेश्चन लॉजिकली रखे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। BACA, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सी आंसर शिवानी का, रेनूर का ए है, काजल का सी है। चलो इसमें भी आप लोगों के अलग अलग आंसर आए। भाई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। MCQ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा भाई, है ना। MCQ लॉजिकल क्वेश्चन में आप लोग मात खा रहे हैं भाई। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अभी अपन पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे अपन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। उसमें सब इंटरनल ऑर्गन की बात की अपन ने, लीवर की बात की, हार्ट की बात की, किडनी की बात की, रेस्पिरेटरी लंग्स की बात की। सारे के सारे जो है वो इंटरनल ऑर्गन है। तो इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था भाई, इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ था ही नहीं। चलिए, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम सोर्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन का सोर्स होता है। न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम होता है, काम करता है। या पार्ट ऑफ न्यूरो कॉर्टेक्स, न्यूरो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। या फिर स्ट्रक्चर इन सेरिबेलम, सेरिबेलम का स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहा है, बी और ए। ले बी ज्यादातर लोगों का था, सही था भाई बी वाला। दोनों हेमिस्फीयर के बीच में न्यूरल का एक बंडल होता है, न्यूरॉन का एक बंडल होता है, इसे ही हम कार्पस कैलोसम कहते हैं, है ना। तो ब्रेन के बीच में जो हमारी सूचर्स, सॉरी सूचर्स बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में कनेक्ट करने का काम जो होता है वो कॉर्पस कैलोसम करता है। स्पेस विच सेपरेट एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल क्वेश्चन, जल्दी दीजिए आंसर। चलो लॉजिकली लॉजिकल करा रहा हूं आज मैं। एरेक्नोइड मैटर ड्यूरा मैटर के बीच वाला स्पेस क्या कहलाएगा? एपिड्यूरल, मेडिस्टीनियम, सबड्यूरल या फिर सब एरेक्नोइड? सॉरी।
बी आंसर आ रहे हैं भाई, बी बी। काजल का बी आया है, श्रीराम का बी। ज्यादातर लोग बी आंसर दे रहे हैं। डी आ गया देव का, लेकिन कोई भी सही नहीं बताया। सब ड्यूरल, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। मैंने क्यों बोला लॉजिकल क्वेश्चन? लॉजिकल मैंने इसलिए बोला, हमने पढ़ा है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमने क्या पढ़ा था कि एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड और पायामेटर, पायामेटर के बीच में जो होता है वो सब एरेक्नॉइड होता है ना। और मैंने लॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि ये अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया क्या। अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर का मतलब है कि ऊपर वाली है हमारी ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड है, और उसके बाद में पियामीटर है ना। अब देखो, जिसके जब अपन स्पेस की बात करते हैं तो किसके नीचे वो प्रेजेंट है। जैसे अपन ने एरेक्नॉइड की बात की, तो वो जब हम सब एरेक्नॉइड की बात करते हैं तो एरेक्नॉइड और पायामेटर दोनों के बीच में है, लेकिन इसके नीचे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सब एरेक्नॉइड बोलते थे। लेकिन ये वाली जो है वो ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में है, और एरेक्नॉइड के बीच में है, इसका मतलब हम इसके नीचे, ड्यूरा के नीचे को हम क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल। ठीक है, तो सब ड्यूरल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए हालांकि सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें CSF प्रेजेंट होता है। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और ड्यूरा से पूछा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक और पिया से पूछा होता तो सब इलेक्ट्रॉनिक हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ड्यूरा रख दिया, तो ड्यूरा रख दिया तो ड्यूरा के नीचे वाली लेयर हो गई, नीचे वाली स्पेस हो गया, तो नीचे वाला है मतलब सब लगा देंगे, सब लगा दिया तो सब ड्यूरल उसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनमें से कौन सा काम नहीं करेगा? नॉट लिखा है इसमें, है ना। एसिलेट हार्ट रेट को बढ़ा देता है। स्टिमुलेट सेलेवरी सीक्रेशन, सलाइवा के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, या फिर स्लो हार्ट रेट। चार में से आपको आंसर देना है ना एग्जाम में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं, उनमें इस तरह का क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है। ये फंक्शन अपन ने सबसे लास्ट में एक इमेज देखी थी, उससे है क्वेश्चन। ए और डी दो तरह के आंसर आप लोग दे रहे हैं। एक चीज तो समझ में आ गया आप लोगों की, या तो ए होगा या डी होगा, है ना। बहुत अच्छा, चल थोड़ा सा लॉजिक लगाना आप लोग सीख लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा सा लॉजिक क्यों लगा लिया कि यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट कम हो रहा है ना। तो एक चीज तो आपको समझ में होगी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब इनमें से ही कोई एक आंसर होगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात, ये बहुत मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा। भले आप लोगों को आंसर नहीं है, लेकिन देखो कई बार क्वेश्चन अगर अपन ध्यान से समझो तो कम से कम 50% तो अपन को आंसर मालूम चल गया, क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होना चाहिए। जब अपन पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है? इमरजेंसी वाली कंडीशन, फ्लाइट एंड फाइट वाली सिचुएशन, मतलब इमरजेंसी में हमको भगना है या लड़ना है उस वाली। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी हार्ट रेट जो होगी वो बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी मतलब पहला वाला जो है वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया है, इसमें आंसर नहीं था। स्लो हार्ट रेट पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आएगा, डी वाला। हाँ, नॉट है, सॉरी, है ना। सिंपैथेटिक के अंदर, अरे हाँ सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। सिंपैथेटिक के अंदर सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ती है ना। लेकिन यहां पर नॉट लिखा है, तो नॉट में ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा, है ना। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया लास्ट में, है ना। पहला वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, नॉट है इसलिए पहला सही था, है ना शिवानी। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी क्लास के साथ में परफेक्शन बैच की मेरी क्लासेस जो हैं वो कल से नहीं होंगी। कल से लगातार डेली अब संजय सर की क्लासेस होंगी इम्यूनोलॉजी की 15 दिन तक, और उसके बाद में 1 अप्रैल से हम एक नया बैच शुरू करेंगे। उसकी मैं पूरी डिटेल आप लोगों को दे दूंगा। उसमें क्लासेस भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, फैकल्टी भी कुछ और इंक्लूड होंगे, है ना। मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। बाकी क्लासेस के साथ साथ में माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट सीरीज अब मैं अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग साथ साथ में टेस्ट साथ साथ में देते हुए चलना, है ना। माइक्रोबायोलॉजी के मैं बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में
कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग संजय सर की क्लास देखते जाओ और साथ साथ में वो टेस्ट सीरीज आप लगाते जाओ, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको बात करना है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपने कोचिंग का जो नंबर है उसमें आप, अब मेरी पास रहता है तो आप डायरेक्ट मेरे से अब बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, बाकी सर आरआरबी का एग्ज़ाम प्लीज़ बता देना, ग्रुप 5 का बनाया था। हाँ बिल्कुल, सिलेबस काजल, आरआरबी का जो सिलेबस होता है उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक्निकल, 70 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के। बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम ग्रुप 5 ही है। पाँच क्वेश्चन का अंतर है, यहाँ पे 25-75 का रेशो रहता है, वहाँ पर 70-30 का रेशो रहता है। बाकी बिल्कुल आरआरबी जो है बिल्कुल सेम चलता है। बस सिलेबस में थोड़ा अंतर ये रहता है कि आरआरबी के एग्जाम में प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, थ्योरी पार्ट थोड़ा कम रहता है, ठीक। ग्रुप 5 कब आएगी? अब जितेन, नवंबर में आएगी ग्रुप 5, ठीक है, नवंबर में। चलो, तो थैंक यू सो मच आज की क्लासेस के लिए। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।